नमस्कार साथियों, चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मोहन राकेश जी की कहानी एक और जिंदगी का द्वितीय भाग। पठन शुरू करते हैं। उसे गुस्सा आता था कि जुनेजा ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। इस लड़की को मानसिक अस्पताल में भेजने की जगह उसका ब्याह क्यों कर दिया। उसने जुनेजा को यह संबंध में पत्र लिखे, परंतु उसकी ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। उसने जुनेजा को बुला भेजा तो वह आया भी नहीं। वह स्वयं जुनेजा से मिलने गया तो जवाब मिला कि निर्मला अब उसकी पत्नी है। उसके मायके के लोगों का उसकी जिंदगी में कोई दखल नहीं है। पर निर्मला दिन रात घर में उसी तरह हंसती और रोती रहती। तुम मेरे भाई से क्या पूछने गए थे? वह बाल बिखेर कर देवी का रूप धारण किए हुए कहती। तुम बीना की तरह मुझे भी तलाक देना चाहते हो, किसी तीसरी को घर में लाना चाहते हो, मगर मैं बीना नहीं हूँ। वह सती स्त्री नहीं थी, मैं सती स्त्री हूँ। तुम मुझे छोड़ने की बात मन में लाओगे तो मैं इस घर को जलाकर भस्म कर दूंगी। सारे शहर में भूचाल ले आऊंगी। लाऊं भूचाल? और बाहें फैलाकर वह चिल्लाने लगती। आ भूचाल, आ, मैं सती स्त्री हूँ तो इस घर की ईट ईट से बजा दे, आ। वह उसे शांत करने की चेष्टा करता तो वह कहती, देखो तुम मुझसे दूर रहो, मेरे शरीर को हाथ मत लगाओ। मैं स्त्री हूँ, मैं सती स्त्री हूँ, देवी हूँ। तुम मेरा सतीत्व नष्ट करना चाहती हो, मुझे खराब करना चाहती हो। मेरा तुमसे ब्याह कब हुआ है? मैं तो अभी कुंवारी हूँ, छोटी सी बच्ची हूँ। संसार का कोई भी पुरुष मुझे नहीं छू सकता। मैं आध्यात्मिक जीवन जीती हूँ। मुझे कोई छू कर देखे तो मैं बाल बिखरे हुए इसी तरह बोलती चिल्लाती कभी वह घर की छत पर पहुंच जाती और कभी बाहर निकलकर घर के आसपास चक्कर काटने लगती। उसने एक बार होठों पर हाथ रखकर निर्मला का मुंह बंद करना चाहा तो वह और भी जोर से चिल्लाने लगी। तुम मेरा मुंह बंद करना चाहते हो, मेरा गला घोटना चाहते हो, मुझे मारना चाहते हो। तुम्हें पता है मैं देवी हूँ। मेरे चारों भाई 4 शेर हैं। वे तुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। उन्हें पता है उसकी बहन देवी है। कोई मेरा बुरा चाहेगा तो वे उसे उठाकर ले जाएंगे और काल कोठरी में बंद कर देंगे। मेरे बड़े भाई ने अभी अभी नई कार ली है। मैं उसे चिट्ठी लिख दूं वह भी कार लेकर आ जाएगा और मेरे पैर बांधकर तुम्हें और हाथ पैर बांधकर तुम्हें कार में डालकर ले जाएगा। 6 महीने बंद रखेगा, फिर छोड़ेगा। तुम्हें पता नहीं वे चारों के चारों शेर कितने जालिम है। वे राक्षस हैं, राक्षस। आदमी की बोटी बोटी काट दे, किसी को पता भी ना चले, मगर मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगी। मैं सती स्त्री हूँ, इसलिए अपने सत्य के से ही अपनी रक्षा करूंगी। सब कोशिशों से हार कर वह थका हुआ अपने पढ़ने के कमरे में बंद होकर पड़ जाता। तो भी आधी रात तक वह साथ के कमरे में उसी तरह बोलती रहती। फिर बोलते बोलते अचानक चुप कर जाती और थोड़ी देर बाद उसका दरवाजा खटखटाने लगती। क्या बात है? वह कहता। इस कमरे में मेरी सांस रुक रही है। निर्मला जवाब देती, दरवाजा खोलो, मुझे अस्पताल जाना है। इस समय सो जाओ। वह कहता, सुबह तुम जहाँ कहोगी वहां ले चलूंगा। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो, मुझे अस्पताल जाना है, और वह जोर जोर से धक्के देकर दरवाजा तोड़ने लगती। वह दरवाजा खोल देता तो वह हंसती हुई उसके सामने आ जाती। तुम्हें हंसी किस बात की आ रही है? वह कहता। तुम्हें लगता है मैं हंस रही हूँ? निर्मला और भी जोर से हंसने लगती। यह हंसी नहीं, रोना है, रोना। तुम अस्पताल चलना चाहती हो? क्यों? अभी तुम कह रही थी। मैं अस्पताल जाने के लिए कहाँ कह रही थी? मैं तो कह रही थी कि मुझे उस कमरे में डर लगता है। मैं यहाँ तुम्हारे पास सोऊंगी। देखो निर्मला, इस समय मेरा मन ठीक नहीं। तुम बाद में चाहे मेरे पास आ जाना, मगर इस समय थोड़ी देर। मैं कहती हूँ मैं अकेली उस कमरे में नहीं सो सकती। मेरे जैसी छोटी सी बच्ची क्या कभी अकेली सो सकती है? तुम छोटी बच्ची नहीं हो निर्मला, तो तुम्हें मैं बड़ी नजर आती हूँ। एक छोटी सी बच्ची को बड़ी कहते तुम्हारे दिल को कुछ नहीं होता, इसलिए कि तुम मुझे अपने पास सुलाना नहीं चाहते। मगर मैं जहाँ से नहीं जाऊंगी, तुम्हें मुझे अपने साथ सुलाना पड़ेगा। मैं विधवा हूँ जो अकेली सोऊंगी। मैं सुहागन स्त्री हूँ। कोई सुहागिन क्या कभी अकेली सोती है? मैं बाबरे लेकर तुम्हारे घर में आई हूँ, ऐसे ही उठाकर नहीं लाई गई। देखती हूँ तुम कैसे मुझे उस कमरे में भेजते हो। और वह उसके पास लेटकर उसे लिपट जाती है। कुछ देर में जब उसके स्नायु शांत हो चुकते
तो लगातार उसे चूमती हुई कहती, मेरा सुहाग, मेरा चांद, मेरे राजा, मैं तुम्हें कभी अपने से अलग रख सकती हूँ? तुम मेरे साथ 136 साल की उम्र तक जियोगे। मुझे यह वर मिला कि मैं 136 साल की उम्र तक सुहागिन रहूंगी। जिसकी भी मुझसे शादी होगी वह 136 साल की उम्र तक जीता। तुम देख लेना मेरी बात सच निकलती है या नहीं। मैं सती स्त्री हूँ और सती स्त्री के मुंह से निकली बात कभी झूठ नहीं होती। तुम सुबह मेरे साथ अस्पताल चलोगी। क्यों, मुझे क्या हुआ है मैं अस्पताल जाऊंगी? मुझे तो आज तक कभी सिर दर्द भी नहीं हुआ, मैं अस्पताल क्यों जाऊंगी? एक दिन प्रकाश उसके लिए कई किताबें खरीद लाया। उसने सोचा कि शायद पढ़ने से निर्मला के मन को एक दिशा मिल जाए और वह धीरे धीरे अपने मन के अंधेरे से बाहर निकलने लगे। मगर निर्मला ने उन किताबों को देखा तो मुंह बिचकाकर एक तरफ हटा दिया। ये किताबें मैं तुम्हारे पढ़ने के लिए लाया हूँ, उसने कहा। मेरे पढ़ने के लिए? निर्मला हैरानी के साथ बोली, मैं इन किताबों को पढ़कर क्या करूंगी? मैंने तो मार्क्सवाद, मनोविज्ञान और सभी कुछ 14 साल की उम्र में ही पढ़ लिया था। अब इतनी बड़ी होकर मैं ये किताबें पढ़ने लगूंगी? और उसके पास से उठकर अंगूठा चूसती हुई वह दूसरे कमरे में चली गई। पापा! कोहरे के बादलों में भटका मन सहसा बालकनी पर लौट आया। खिलन मार्ग की सड़क पर बहुत से लोग घोड़े दौड़ाते जा रहे थे। एक धुंधले चित्र की बुझी बुझी आकृतियां, जैसे कुछ वैसे ही बुझी आकृतियां क्लब से बाजार की तरफ आ रही थी। बाईं तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ी की एक चोटी कोहरे से बाहर निकल आई थी और जाने किधर से आती धूप की एक किरण ने जिसे जगमगा दिया था। कोहरे में भटके हुए पक्षी उड़ते हुए उस चोटी के सामने आ गए तो सहसा उनके पंख सुनहरे हो उठे, मगर अगले ही क्षण वे फिर धुंधल में रखे गए। प्रकाश कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ और झांककर नीचे सड़क की तरफ देखने लगा। क्या वह आवाज पलाश की नहीं थी, मगर सड़क पर दूर तक वैसी कोई आकृति दिखाई नहीं दे रही थी। आंखों से टूरिस्ट होटल के गेट तक जाकर वह लौट आया और गले पर हाथ रखकर जैसे निराशा की चुभन को रोके हुए फिर कुर्सी पर बैठ गया। 10 दिन के बाद 11-12 फिर 1 बज गया और बच्चा नहीं आया था। क्या बच्चे के पहले जन्मदिन की घटना आज फिर दोहराई जानी थी? पापा! प्रकाश ने चौंका सिर उठाया। वही कोहरा और वही धुंधली सुनसान सड़क, दूर घोड़ों की टापे और धीमी चाल से उस तरफ को आता एक कश्मीरी मजदूर। क्या वह आवाज उसने अपने कानों के अंदर से सुनाई दे रही थी? तभी कानों के अंदर 2 नन्हे पैरों की आवाज भी गूंज गई और उसने बहुत पास बच्चे का स्वर निकल उठा, पापा! साथ ही 2 नन्ही बाहें उसके गले से लिपट गई और बच्चे ने झुंडूले बाल उसके होठों से छू गए। प्रकाश ने बच्चे के शरीर को सिर से पैर तक छू लिया, फिर उसके माथे और आंखों को हल्के से चूम लिया। तो मैं जाऊं पलाश? एक भूली हुई मगर अपरिचित आवाज ने प्रकाश को फिर चौंका दिया। उसने घूमकर पीछे देखा। कमरे के दरवाजे के बाहर बीना दाईं तरफ ना जाने किस चीज पर आंखें गड़ाई खड़ी थी। आप अंदर आ जाइए, आप, कहता हुआ वह बच्चे को बाहों से लिए अस्त व्यस्त सा कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। नहीं, मैं जा रही हूँ। बीना ने फिर से उसी तरफ नहीं देखा। मुझे इतना बता दीजिए कि बच्चा कब तक लौट आएगा? आप तब जब कहें तभी भेज दूंगा। प्रकाश बालकनी की दहलीज लांघकर कमरे में आ गया। 4 बजे इसे दूध पीना होता है तो 4 बजे तक मैं इसे वहां पहुंचा दूंगा। इसने हल्का सा स्वेटर ही पहन रखा है, दूसरे पुलोवर की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। आप दे दीजिए, जरूरत पड़ेगी तो मैं इसे पहना दूंगा। बीना ने दहलीज के उस तरफ से पुलोवर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने पुलोवर लेकर उसे शाल की तरह बच्चे को उड़ा दिया। आप, उसने बीना से फिर कहना चाहा कि अंदर आ जाएं, मगर उससे कहा नहीं गया। बीना चुपचाप जीने की तरफ चल दी। प्रकाश कमरे से निकलकर आया। जीने से बीना को कहा, देखिए इसे आइसक्रीम वगैरह मत खिलाइएगा, इसका गला बहुत जल्द खराब हो जाता है। अच्छा। बीना पल भर रुकी, शायद उसे और भी कुछ कहना था, मगर फिर बिना कुछ कहे नीचे उतर आई। बच्चा प्रकाश की बाहों में उछलता हुआ हाथ हिलाता रहा। मम्मी टाटा टाटा।
प्रकाश उसे लिए बालकनी पर लौट आया तो वह उसके गले में बाहें डालकर बोला, पापा मैं आइस क्रीम जरूर खाऊंगा। हाँ हाँ बेटे, प्रकाश उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। जो तेरे मन में आए सो खाना। और कुछ देर वह अपने को, बालकनी को और यहाँ तक के बच्चे को भी बुला हुआ सामने कोहरे में देखता रहा। कोहरे का पर्दा धीरे धीरे उठने लगा तो मीलों तक फैले हरियाली के रंगमंच की धुंधली रेखाएं स्पष्ट हो उठी। वे दोनों गाल्फ ग्राउंड पार करके क्लब की तरफ जा रहे थे। चलते हुए बच्चे ने पूछा, पापा आदमी के 2 टांगे क्यों होती हैं, 4 क्यों नहीं होती? प्रकाश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, अरे क्यों पापा? बच्चा बोला, तुमने अरे क्यों कहा है? तू इतना साफ बोल सकता है तो अब तक तुतलाकर क्यों बोल रहा था? प्रकाश ने उसे बाहों में उठाकर एक अभियुक्त की तरह सामने लिया। बच्चा खिलखिलाकर हंसा। प्रकाश को लगा कि यह वैसी ही हंसी है जैसी कभी वह स्वयं हंसा करता था। बच्चे के चेहरे की रेखाओं से भी उसे अपने बचपन के चेहरे की याद हो आई। उसे लगा जैसे एकाएक इसका 30 साल पहले का चेहरा उसके सामने आ गया हो और वह खुद उस चेहरे के सामने एक अभियुक्त की तरह खड़ा हो। मम्मी तो ऐसे ही अच्छा लगता है, बच्चे ने कहा। क्यों? मेरे तो नहीं पता, तुम मम्मी से पूछ लेना। तेरी मम्मी तुझे जोर से हंसने से भी मना करती है। प्रकाश को वे दिन याद आए जब उसके खिलखिलाकर हंसने पर बीना कानों पर हाथ रख लिया करती थी। बच्चे की बाहें उसकी गर्दन के पास कस गई। हाँ, वह बोला, मम्मी कहती है अच्छे बच्चे जोर से नहीं हंसते। प्रकाश ने उसे बाहों से उतार दिया। बच्चा उसकी उंगली पकड़े घास पर चलने लगा। क्यों पापा? उसने पूछा। अच्छे बच्चे जोर से क्यों नहीं हंसते? हंसते हैं बेटा, प्रकाश ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा। जब अच्छे बच्चे जोर से हंसते हैं तो मम्मी मेले तो क्यों लोलती है। अब वह तुझे नहीं रोकेगी और तुम तुतलाकर नहीं, ठीक से बोला कर। तेरी मम्मी तुझे इसके लिए भी मना नहीं करेगी, मैं उससे कह दूंगा। तो तुमने पहले मम्मी से क्यों नहीं कहा? ऐसे नहीं कहा कि तुमने पहले मम्मी से क्यों नहीं कहा। बच्चा फिर हंस दिया। तो तुमने पहले मम्मी से क्यों नहीं कहा? पहले मुझे याद नहीं रहा, अब याद से कह दूंगा। कुछ देर दोनों चुपचाप चलते रहे। फिर बच्चे ने पूछा, पापा तुम मेरे जन्मदिन की पार्टी में क्यों नहीं आए? मम्मी कहती थी तुम विलायत गए हुए थे। हाँ, मैं विलायत गया हुआ था। तो पापा तुम विलायत नहीं जाना? क्यों? मेरे को अच्छा नहीं लगता। विलायत जाकर तुम्हारी शक्ल और ही तरह की हो गई है। प्रकाश एक रूखी सी हंसी हंसा। कैसी हो गई है शक्ल? पता नहीं कैसी हो गई है। पहले दूसरी तरह की थी, अब दूसरी तरह की। दूसरी तरह की कैसे? पता नहीं। पहले तुम्हारे बाल काले काले थे, अब सफेद सफेद हो गए हैं। तू इतने दिन मेरे पास नहीं आया इसलिए मेरे बाल सफेद हो गए हैं। बच्चा इतने जोर से हंसा के उसके कदम लड़खड़ा गए। पापा तुम तो विलायत गए थे। उसने कहा, मैं तुम्हारे पास कैसे आता? मैं क्या अकेला विलायत जा सकता हूँ? क्यों नहीं जा सकता? तू इतना बड़ा है। मैं सचमुच बड़ा हूं ना पापा, बच्चा ताली बजाता हुआ बोला। तुम यह बात भी मम्मी से कह देना। वह कहती है मैं अभी बहुत छोटा हूँ। मैं छोटा नहीं हूँ पापा। नहीं, तू छोटा कहाँ है? प्रकाश मैदान में दौड़ने लगा। अच्छा, भागकर मुझे पकड़। बच्चा अपनी छोटी छोटी टांगे पटकता हुआ दौड़ने लगा। नहीं, तू छोटा कहाँ है? प्रकाश मैदान में दौड़ने लगा। अच्छा, भागकर मुझे पकड़। बच्चा अपनी छोटी छोटी टांगे पकड़ता हुआ दौड़ने लगा। प्रकाश को फिर अपने बचपन की याद आई, उसे दौड़ते देखकर। तब एक बार किसी ने कहा, अरे यहाँ बच्चा कैसे टांगे पटक पटक कर दौड़ता है, इसे ठीक से चलना नहीं आता क्या? बच्चे की उंगली पकड़े प्रकाश क्लब के बार रूम में दाखिल हुआ तो बारमैन अब्दुल उसे देखकर दूर से मुस्कुराया। साहब के लिए 2 बोतल बियर। उसने पास खड़े बैरे से कहा, साहब आज आपने एक साथ मेहमान को लाया है, बच्चे के लिए एक गिलास पानी दे दो। प्रकाश ने काउंटर के पास रुककर कहा, उसे प्यास लगी है। खाली पानी? अब्दुल बच्चे के गालों को प्यास से सहलाते लगा।
सहलाने लगा। और सब दोस्तों को तो साहब बियर पिलाता है, और इस बेचारे को खाली पानी और पानी की बोतल खोलकर वह गिलास में पानी डालने लगा। जब वह गिलास बच्चे के मुंह के पास ले गया तो बच्चे ने यह अपने हाथ में ले लिया। मैं अपने आप पीऊंगा, उसने कहा। मैं छोटा थोड़े ही हूँ, मैं तो बड़ा हूँ। तू बड़ा है, अब्दुल हंसा। तू तो मुझे पानी देकर मैंने गलती की। तो तुझे पानी देकर मैंने गलती की है। बड़े लोगों को तो मैं बियर ही पिलाता हूँ। बियर क्या होता है? बच्चे ने मुंह के गिलास हटाकर पूछा। बियर होता नहीं, होती है। अब्दुल ने झुककर उसे चूम लिया। तुझे पिलाऊं क्या? नहीं, कहकर बच्चे ने अपनी बाहें प्रकाश की तरफ फैला दी। प्रकाश उसे लेकर ड्योढ़ी की तरफ चला तो अब्दुल्ला भी उस दोनों के साथ साथ बाहर चला गया। किसका बच्चा है साहब? उसने पूछा। मेरा लड़का है, कहकर प्रकाश बच्चे को सीढ़ी से नीचे उतारने लगा। अब्दुल हंस दिया। साहब बहुत खुशदिल आदमी है, उसने कहा। क्यों? अब्दुल हंसता हुआ सिर हिलाने लगा। आपका भी जवाब नहीं। प्रकाश कुछ कहने को हुआ, मगर अपने रो रोकर बच्चे को लिए हुए आगे चल दिया। अब्दुल्ला ड्यूटी में रुककर पीछे से सिर हिलाता रहा। बहरा शेर मोहम्मद अंदर से निकलकर आया तो वह और भी खुलकर हंस दिया। क्या बात है, अकेला खड़ा कैसे हंस रहा है? शेर मोहम्मद ने पूछा। साहब का भी जवाब नहीं। अब्दुल्ला किसी तरह हंसी पर काबू पाकर बोला। किस साहब का जवाब नहीं? उस साहब का। अब्दुल्ला ने प्रकाश की तरफ इशारा किया। उस दिन बोलता था कि इसने इसी साल शादी की है, और आज बोलता है कि यह 5 साल का बच्चा इसका है। जब आया था तो अकेला था, और आज इसके लड़का भी हो गया। प्रकाश ने एक बार घूरकर तीखी नजर से उसकी तरफ देख लिया। अब्दुल्ला एक बार फिर खिलखिला उठा। ऐसा खुशदिल आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। पापा, घास हरी क्यों होती है, लाल क्यों नहीं होती? क्लब से निकलकर प्रकाश ने बच्चे को एक घोड़ा किराए पर ले दिया। लिनेन मार्ग को जाने वाली पगडंडी पर वह खुद उसके साथ साथ पैदल चल रहा था। घास के रेशमी फैलाव पर कोहरे का आकाश इस तरह झुका था जैसे अंदर की उमड़ती वासना उसे अपने को उस पर दबा देने के लिए विवश कर रही हो। बच्चा उत्सुक आंखों से आसपास की पहाड़ियों और सामने से बहकर जाती पानी की पतली धार को देख रहा था। कभी कुछ क्षण वह अपने को भूला रहता, फिर अपने अंदर से किसी भाव से प्रेरित होकर काठी पर उछलने लगता। हर चीज का अपना रंग होता है। प्रकाश ने बच्चे की जांघ को हाथ से दबाए हुए कहा। कुछ देर खुद ही हरियाली के फैलाव में खोया रहा। हर चीज का अपना रंग क्यों होता है? क्योंकि कुदरत ने हर चीज का अपना रंग बना दिया है। कुदरत क्या होती है? प्रकाश ने झुककर उसकी जांघ को चूम लिया। कुदरत ही है होती है, उसने कहा। जांघ पर गुदगुदी होने से बच्चा भी हंसने लगा। तुम झूठ बोलते हो, उसने कहा। क्यों? तुझको इसका पता ही नहीं है? अच्छा तो तू बता, घास का रंग हरा क्यों होता है? घास मिट्टी के अंदर से पैदा होती है, इसलिए इसका रंग हरा होता है। अच्छा, तुझे इसका कैसे पता चल गया? बच्चा उछलता हुआ लगाम को झटकने लगा। मेरे को मम्मी ने बताया था। प्रकाश के होठों पर एक विकृत सी मुस्कुराहट आ गई। उसे लगा जैसे आज भी उसके और बीना के बीच एक द्वंद्व चल रहा हो, और बीना उस द्वंद्व में उस पर भारी पड़ने की चेष्टा कर रही हो। तेरी मम्मी ने तुझे और क्या क्या बता रखा है? वह बोला। यह भी बता रखा है कि आदमी के 2 टांगे क्यों होती हैं, 4 क्यों नहीं होती। हाँ, मम्मी कहती है कि आदमी के 2 टांगे इसलिए होती हैं, वह आधा जमीन पर चलता है, आधा आसमान में। अच्छा। प्रकाश के होठों पर हंसी और मन में उदासी की एक रेखा फैल गई। मुझे इसका पता नहीं था। तुझको तो किसी बात का भी पता नहीं है पापा, बच्चा बोला। इतने बड़े होकर भी पता नहीं है? घास, बर्फ, आकाश के रंग दिन में कई कई बार बदल जाते हैं। बदलते रंग के साथ मन भी और होने लगता है। सुबह उठते ही प्रकाश बच्चे के आने की प्रतीक्षा करने लगता। बार बार वह बालकनी पर जाता और टूरिस्ट होटल की तरफ देखता हुआ देर तक वहां खड़ा रहता। नाश्ता या खाना खाने जाने के लिए भी वह वहां से नहीं हटना चाहता था। उसे डर था कि बच्चा इस बीच वहां आकर लौट न जाए। 3 दिन में उसे साथ लिए वह जितनी ही बार घूमने के लिए गया था, उसके घोड़े के पीछे पीछे दौड़ता था, उसके साथ घास पर लौटता रहा था। बच्चा जानबूझकर रास्ते में कीचड़ में अपने पाँव लथपथ कर लेता और होठ बिसूर कर कहता, पापा पाप दो।
वह उसे उठाए इधर उधर पानी ढूंढता फिरता। बच्चे को वह जिस किसी कोण में देखता उसी कोण से उसकी तस्वीर ले लेना चाहता। जब बच्चा थक जाता और लौटकर अपनी मम्मी के पास जाने का हट करने लगता तो वह उसे तरह तरह के लालच देकर अपने पास रोक रखना चाहता। एक बार उसने बच्चे को अपनी माँ के साथ दूर से आते देखा और उतरकर नीचे चला गया। जब वह पास पहुंचा तो बच्चा दौड़कर उसकी तरफ आने की जगह माँ के साथ फोटोग्राफर की दुकान के अंदर चला गया। वह कुछ देर सड़क पर रुका रहा, फिर यह सोचकर ऊपर चला आया कि फोटोग्राफी की दुकान से निकलकर बच्चा अपने आप ऊपर आ जाएगा। मगर बालकनी पर खड़े खड़े उसने देखा कि बच्चा दुकान से निकलकर उस तरफ आने की बजाय हट के साथ अपनी माँ का हाथ खींचता हुआ उसे वापस टूरिस्ट होटल की तरफ ले जा रहा था। उसका मन हुआ कि फिर नीचे जाकर बच्चे को अपने साथ ले आए, मगर कोई चीज उसके पैरों को रोके रही थी। वह वहीं खड़ा उसे देखता रहा। शाम तक ना जाने कितनी बार वह बालकनी पर आया और कितनी देर वहां खड़ा रहा। आखिर उससे नहीं रहा गया तो उसने नीचे जाकर कुछ चेरी खरीदी और बच्चे को देने के बहाने टूरिस्ट होटल की तरफ चल दिया। अभी वह टूरिस्ट होटल में कुछ फासले पर था कि बच्चा अपनी माँ के साथ बाहर आता दिखाई दिया, मगर उस पर नजर पड़ते ही वह वापस होटल की गैलरी में भाग गया। प्रकाश जहाँ था वहीं खड़ा रहा। पल भर के लिए उसकी आंख बीना से मिली। उसे लगा कि बीना का चेहरा पहले से कुछ सांवला हो गया है और उसकी आंखों के नीचे शायद दायरे उभर आए हैं। वह पहले से काफी दुबली भी लग रही थी। कुछ पल रुके रहने के बाद प्रकाश आगे बढ़ गया और चेरी वाला लिफाफा बीना की तरफ बढ़ाकर खुश्क गले से बोला, यह मैं बच्चे के लिए लाया था। बीना ने लिफाफा ले लिया, मगर लेते हुए उसकी आंखें दूसरी तरफ मुड़ गई। पलाश, उसने कुछ अस्थिर स्वर में बच्चे को पुकारा, यह ले पापा तेरे लिए चेरी लाए हैं। मैं नहीं लेता, बच्चे ने गैलरी से कहा, भागकर और भी दूर चला गया। बीना ने एक असहाय नजर बच्चे पर डाली और प्रकाश की तरफ देखकर बोली, कहता है मैं पापा से नहीं बोलूंगा। वे सुबह रुके क्यों नहीं, चले क्यों गए? प्रकाश बीना को उत्तर न देकर गैलरी में चला गया और कुछ दूर बच्चे का पीछा करके उसने उसे बाहों में उठा लिया। मैं तुमसे नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा। बच्चा अपने को छुड़ाने की चेष्टा करता रहा। ऐसी क्या बात है? प्रकाश उसे पुचकारने की चेष्टा करने लगा। पापा से इस तरह नाराज होते हैं क्या? तुमने मेरी तस्वीर क्यों नहीं देखी? कहाँ थी तेरी तस्वीर? मुझे तो पता ही नहीं था। पता क्यों नहीं था? तुम दुकान के बाहर से ही क्यों चले गए थे? अच्छा, ला पहले तेरी तस्वीरें देखें, फिर घूमने चलेंगे। यह सुबह आपको दिखाने के लिए ही तस्वीरें लेने गया था, बीना के साथ खड़ी एक युवा स्त्री ने कहा। प्रकाश ने ध्यान नहीं दिया था कि उसके साथ कोई और भी है। तस्वीरें मेरे पास थोड़े ही ना है, उसी के पास हैं। सुबह फोटोग्राफर ने नेगेटिव दिखाए थे, पॉजिटिव वह अब इस वक्त देगा। उसी स्त्री ने फिर कहा, तो चल पहले दुकान पर चलकर तेरी तस्वीरें ले लें, देखें तो सही कैसी तस्वीरें हैं। मैं मम्मी को साथ लेकर जाऊंगा, बच्चे ने उसकी बाहों से मचलते हुए कहा। हाँ हाँ, तेरी मम्मी भी साथ आ रही है। कहते हुए प्रकाश ने एक बार बीना की तरफ देखा और बीना होठ दांतों में दबाए आंखें झपक रही थी। वह चुपचाप उसके साथ चल दी। फोटोग्राफर की दुकान में दाखिल होते ही बच्चा प्रकाश की बाहों से उतरकर और फोटोग्राफर से बोला, मेरे पापा की को मेरी तस्वीरें दिखाओ। फोटोग्राफर ने तस्वीरें निकालकर मेज पर फैला दी तो बच्चा एक एक तस्वीर उठाकर प्रकाश को दिखाने लगा। देखो पापा, यह वही की तस्वीर है ना जहां से तुमने कहा था सारा कश्मीर नजर आता है, और वह तस्वीर भी देखो जो तुमने मेरी घोड़े पर बैठे हुए उतारी थी। 2 दिन से बिल्कुल साफ बोल रहा है, बीना के साथ की जुविया स्त्री ने कहा। कहता है पापा ने कहा है तू बूढ़ा हो गया है, इसलिए अब तुतलाकर मत बोला कर। प्रकाश कुछ ना कहकर तस्वीरें देखता रहा, फिर 10 का एक नोट निकालकर फोटोग्राफर को देते हुए कहा, इसमें से आप अपने पैसे काट लीजिए। फोटोग्राफर पल भर असमंजस में उसे देखता रहा, फिर बोला, पैसे तो अभी आप ही के मेरी तरफ निकलते हैं। मेम साहब ने जो 20 रुपए दिए थे उनमें से 2-1 रुपए अभी बचते होंगे। कहे तो अभी साफ कर दूं? नहीं, रहने दीजिए, हिसाब बाद में हो जाएगा। कहकर प्रकाश ने नोट वापस जेब में रख लिया और बच्चे की उंगली पकड़े दुकान से बाहर निकल आया। कुछ कदम चलने पर पीछे से बीना का स्वर सुनाई दिया, यह आपके साथ घूमने जा रहा है? हाँ, प्रकाश ने थोड़ा चौंक कर पीछे देख लिया। मैं अभी थोड़ी देर से इसे वापस छोड़ जाऊंगा। देखिए, आपसे एक बात कहनी थी। कहिए। बीना पल भर कुछ सोचती हुई चुपचाप रही, फिर बोली, इसे ऐसी कोई चीज मत बताइएगा जिसे यह। प्रकाश को लगा
जैसे कोई ठंडी चीज उसके स्नायुओं से छूट रही हो। उसकी आंखें झुक गई और उसने धीरे से कहा, नहीं, मैं ऐसी कोई बात इससे नहीं कहूंगा। इसे खेद हुआ कि एक दिन पहले जब बच्चा हट करके यह कह रहा था कि पापा और पिताजी एक ही व्यक्ति क्यों नहीं कहते, एक ही व्यक्ति को क्यों नहीं कहते, पापा को पापा कहते हैं और पिताजी मम्मी के पापा को, तो वह क्यों उसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश करता रहा था। वह अकेला बच्चे के साथ क्लब की सड़क पर चलने लगा तो कुछ दूर जाकर बच्चा सहसा रुक गया। हम कहाँ जा रहे हैं पापा, उसने पूछा। पहले क्लब चल रहे हैं, उसने कहा। वहां से घोड़ा लेकर आगे घूमने जाएंगे। नहीं, मैं वहां उस आदमी के पास नहीं जाऊंगा, कहकर बच्चा सहसा पीछे की तरफ चल दिया। किस आदमी के पास? वह जो वहां क्लब में था। मैं उसके हाथ से पानी भी नहीं पीऊंगा। क्यों? मुझे वह आदमी अच्छा नहीं लगता। प्रकाश पल भर बच्चे को देखता रहा, फिर उसकी तरफ मुड़ आया। हाँ, हम उस आदमी के पास नहीं चलेंगे, उसने कहा। मुझे भी वह आदमी अच्छा नहीं लगता। बहुत दिनों के बाद उस रात प्रकाश को गहरी नींद आई, ऐसी नींद जिसमें सपने दिखाई ना दे। उसके लिए लगभग भूली हुई चीज हो चुकी थी। फिर भी जागने पर उसे अपने में ताजगी का अनुभव नहीं हुआ। अनुभव हुआ एक खालीपन का, जैसे कोई चीज उसके अंदर उफनती रही हो, जो गहरी नींद सो लेने से चुक गई हो। रोज की तरह उठकर वह बालकनी पर गया, देखा आकाश साफ है। रात को सोया था तो बारिश हो रही थी, मगर उस धुले निखरे आसमान को देखकर आभास तक नहीं होता कि कभी यहाँ बादल भी गिरे थे। सामने की पहाड़ियां सुबह की धूप से धूल उजली हो उठी थी। प्रकाश काफी देर वहां खड़ा रहा, अपनी ताजगी में एक जड़ता का अनुभव करता हुआ। फिर दूर उठते बादल की तरह कोई चीज उसे अपने में उमड़ती महसूस होने लगी और उसका मन एक दबी सी आशंका से सिहर गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह बालकनी से हट आया। पिछली शाम बच्चे ने उसे बताया था, उसकी मम्मी कह रही थी कि दिन साफ हुआ तो वे लोग सुबह वहां से चले जाएंगे। रात को जैसी बारिश हो रही थी, उससे सुबह तक आसमान खुलने की कोई संभावना नहीं लगती थी, इसलिए सोते वक्त वह इस तरफ से लगभग निश्चिंत था। मगर रात रात में आसमान का रूप बिल्कुल बदल गया था। तो क्या सचमुच आज वे लोग वहां से चले जाएंगे? उसने कमरे में बिखरे सामान को देखा। कुछ गिनी चुनी चीजें थी जहाँ के उसे उन्हें सहेज दे, मगर किसी भी चीज को रखने उठाने को मन नहीं हुआ। बिस्तर को देखा, उसमें रोज से बहुत कम सलवटें थी। लगा जैसे रात की गहरी नींद के लिए वह बिस्तर ही दोषी हो, और गहरी नींद बरसते आकाश के साफ हो जाने के लिए। धीरे धीरे दोपहर की तरफ बढ़ने लगी। उसके मन को कुछ सहारा मिला। वह चाह रहा था कि इसी तरह शाम हो जाए और फिर रात, और बच्चा उससे विदा लेने ना आए। मगर जब दोपहर भी ढलने लगी और बच्चा नहीं आया तो उसके मन में एक और आशंका सिर उठाने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी मम्मी सुबह सुबह ही उसे लेकर वहां से चली गई हो। वह बार बार बालकनी पर जाता, एक धड़कती आशा लिए। बार बार टूरिस्ट होटल की सड़क पर नजर दौड़ाता और पहले से अधिक अस्थिर होकर कमरे में लौट आता। उसकी धमनियों में लहू की हर बूंद उत्कंठित और व्याकुल थी। उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसलिए भूख भी उसे परेशान कर रही थी। कुछ देर बाद कमरा बंद करके वह खाना खाने चला गया। बड़े बड़े कौर निगल कर किसी तरह 2 रोटियां गले से उतारी और जल्दी से वापस चला आया। मगर इतनी देर भी कमरे में बाहर रहना उसे एक अपराध सा लग रहा था। लौटते हुए उसने सोचा कि उसे खुद जाकर टूरिस्ट होटल से पता कर लेना चाहिए। मगर सड़क की चढ़ाई चढ़ते हुए उसने दूर से देखा, बीना बच्चे के साथ उसकी बालकनी के नीचे सड़क पर खड़ी थी। वह तेज तेज चलकर उनके पास पहुंच गया, मगर बच्चे ने उसकी तरफ नहीं देखा। वह अपनी माँ का हाथ खींचता हुआ किसी चीज के लिए हटकर रहा था। प्रकाश ने उसकी बाह हाथ में ली तो वह बाह छुड़ाने के लिए जमीन पर लौटने लगा। मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, उसने लगभग चीखकर कहा। प्रकाश अचकचा गया और उसकी बाहें छुड़ाकर जड़ सा खड़ा रहा। साथियों, अभी आप सुन रहे थे मोहन राकेश जी की कहानी एक और जिंदगी का द्वितीय भाग। आपके लिए आज का प्रश्न है, इस कहानी में नायक की पहली पत्नी और
दूसरी पत्नी का नाम क्या था? आप कमेंट बॉक्स में जाकर इसका उत्तर दे देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए।